वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका फिटनेस कोच आसिफ खान। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर है प्रीवियस क्लास में ख़त्म हो चुका है। किसका? हमारे ACPT कोर्स का। अच्छा, जिन जो लोग पहली बार व्यूअर हैं उनको एक बार मैं बताना चाहूँगा कि आपको बस इतना समझना है कि ये एक पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स चल रहा है। आपको इस क्लास में सिर्फ मैं इतने बता सकता हूँ। अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो आप ये वाली वीडियो आके देख सकते हो। इसी तरीके से जो न्यूट्रिशन का कोर्स है उसके बारे में अगर जानना है तो ये वाली वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं टॉपिक को। देखो, आज हमारा न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। तो ये जो चैप्टर है ना, ये हमारे जो प्रीवियस चैप्टर हमने किए अभी तक, कौन कौन से, एक तो ह्यूमन एनाटमी वाला और आपका कंडक्टिंग फंक्शनल असेसमेंट, ये दोनों इंटरकनेक्टेड था आपस में। और ये जो तीसरा चैप्टर है ये भी आपस में कनेक्ट है, मतलब कि ये तीनों चैप्टर एक दूसरे पे बेस्ड हैं। और ये जो चैप्टर है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। ऐसा क्यों, बताता हूँ। देखो, दो रीज़न है। पहला रीज़न ये, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं अगर हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से बात करें। दूसरा ये कि जो हमारी एनाटमी और हमने अपनी कंडक्टिंग फंक्शनल असेसमेंट, बेसिकली असेसमेंट और हमने असेसमेंट जो सीखे हैं, ठीक है, अभी और बाकी और उसके बारे में और अच्छे से सीखेंगे। तो इन दोनों चैप्टर में आपने जो नॉलेज सीख ली है उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपने वर्कआउट के अंदर, ठीक है, अपने क्लाइंट के वर्कआउट के अंदर, ठीक है, या अगर कोई आप स्पोर्ट्स खेलते हो स्पोर्ट्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। और बेटर तरीके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप जिम जाते हो, तो आप जिम में जाकर आप एक्सरसाइज सेलेक्ट करते हो कि आज मुझे ये करनी है। मान लो आज बैक ट्रेन कर रहे हो, तो अगर आप बैक ट्रेन कर रहे हो तो आप एक्सरसाइज सेलेक्ट करते हो, तो आप उस एक्सरसाइज सिलेक्शन को कैसे कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर है, किन किन बातों को ध्यान देना है। अगर आप नंबर ऑफ सेट्स की अगर हम बात करें कि कितने नंबर ऑफ सेट्स करने चाहिए हमें पर एक मसल को अगर ट्रेन करना है, पूरे बड़े मसल को, जैसे बैक के लिए हमें कितनी मसल्स करनी, कितने सेट लेने चाहिए, ठीक है, या कितने रेपिटेशंस करने चाहिए। तो बेसिकली एक पूरी कंप्लीट साइंस आपको यहाँ मिलेगी इस चैप्टर के अंदर। और जो लोग इसको सिर्फ नॉलेज पर्पस से पढ़ रहे हैं तो उनको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये चैप्टर मिस मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चैप्टर डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपके वर्कआउट को बेहतर करने में। जिन लोगों का प्लेटो आ चुका है, प्लेटो मतलब कि उनकी बॉडी रिजल्ट देना बंद कर चुकी है, तो उनका प्लेटो गारंटेड हिट हो जाएगा। बस आपको ये जो नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ उसको अच्छे से ग्रैब कर लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर का सबसे पहले नाम समझो। चैप्टर का नाम है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन। पहले इसको इसको समझ लेते हैं क्या। देखो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब है क्या। पहले एक वर्ड होता है रेजिस्टेंस, उसको समझो। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। अब कैसे, देखो, मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर को मैं अगर जब ऊपर की तरफ लेके आ रहा हूँ तो इस मार्कर को ऊपर तक लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मसल्स की हेल्प से कर रहा हूँ, ठीक है। ये मार्कर का वेट थोड़ा कम है, अगर इसकी जगह पे मान के चलिए 10 किलो का डंबल है, तो उस 10 किलो का डंबल को जब मैं ऊपर लेकर आ रहा हूँ तो वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो जो मार्कर है वो एक उसके अंदर कुछ वेट है, और वो वेट एक रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट पैदा कर रहा है मूवमेंट को करने में। तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो होता है जो मूवमेंट को करने में रुकावट पैदा करता है, ठीक है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर हम अगर जो भी अच्छा मूवमेंट किसकी मदद से कर पा रहे हैं? हम मसल्स की हेल्प से। कैसे? जब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो हमारी मसल के अंदर दो चीज़ होती है, पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है और बाद में रिलैक्स होता है। तो पहले मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर रिलैक्स होती है, ठीक है। बाइसेप कर्ल कर रहे हैं तो मसल क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जब वापस मूवमेंट को लेके जा रहे हैं तो रिलैक्स हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मूवमेंट आप कर पाते हो मसल की हेल्प की वजह से, और रेजिस्टेंस उस मूवमेंट को करने में क्या करता है? थोड़ा और ज़्यादा चैलेंजिंग बनाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम जिम में ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, तो वो जो हम वेट इस्तेमाल करते हैं एक रेजिस्टेंस की तरह है। तो इसका मतलब कि जितना ज़्यादा हम रेजिस्टेंस अपनी बॉडी पे डालेंगे उतना ज़्यादा हमारी बॉडी क्या करेगी? उस रेजिस्टेंस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट मतलब अपने उस रेजिस्टेंस के हिसाब से खुद को ढालेगी, ठीक है। और क्या कोशिश करेगी कि उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की, तभी हमारी बॉडी धीरे धीरे ग्रो होती है। एक चीज़ और बताता हूँ, हमारी जो मसल होती है ना, हाईली रिस्पॉन्सिव होती है। हाईली रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है? मान के चलो आपने पहली बार जिम गए, आप में से बहुत से लोग जिम जाते होंगे, तो वो फर्स्ट डे जिम गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि भाई उनसे एक्सरसाइज इतनी ढंग से नहीं हो रही थी, पुशअप्स करने की कोशिश करनी हुई। बट आफ्टर अ वीक या आफ्टर अ मंथ आपकी पुशअप्स में क्या होगा? और क्या कह सकते हो, और ज़्यादा बेहतर हुई। इसी तरीके से आपकी जो आप और अदर एक्सरसाइज करते थे वो भी और ज़्यादा बेहतर होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी मसल ने रेस्पॉन्स किया, बहुत तेज़ी से रेस्पॉन्स किया। इसका मतलब क्या है कि आपकी मसल बहुत ज़्यादा हाईली रिस्पॉन्सिव होती है, किसके? रेजिस्टेंस के, ठीक है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी बनी ही इसी तरीके से। तो आज बस ये चीज़ समझ लो कि आपकी बॉडी को
स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिर्फ आपको एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आप किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो बॉडी के ऊपर, या तो वेटेड मतलब कि अपने बॉडी वेट से कर सकते हो, या वेट का इस्तेमाल करके कर सकते हो। वेट वो डंबल्स भी हो सकते हैं, वो रॉड भी हो सकती है, वो एक पत्थर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बस आपको एक रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग का मतलब है सिंपल सा आप उसे ट्रेन कर रहे हो। तो बेसिकली रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, किसके मूवमेंट करने में रुकावट। तो मुझे मूवमेंट करने में रुकावट होगी तो मूवमेंट करने में आपको डिफिकल्टी आएगी, तो उस डिफिकल्टी को हमारी बॉडी धीरे 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 हमारी मसल हाईली उसके हिसाब से डरने लगती है, बहुत ज़्यादा हाईली रिस्पॉन्सिव होती है। तो उस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से हमारी बॉडी क्या बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब क्या है, सिंपल सा कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको आपकी मूवमेंट करने में रुकावट पैदा करती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। वो वेट्स भी अब इसको वेट ट्रेनिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको बॉडी वेट ट्रेनिंग भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगला वर्ड है आपका प्रोग्रामिंग। तो आपने मतलब आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। अगर एग्जांपल के तौर पे मान लो आज मुझे अपनी बैक ट्रेन करनी है, तो मुझे बैक ट्रेन करनी है, तो मुझे मैं जो एक्सरसाइज सेलेक्ट कर रहा हूँ उसको मैं क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्या तरीका है सेलेक्ट करने का कि मुझे अपना जो वर्कआउट आज का जो वर्कआउट है बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, पहले मैं प्रोग्राम करूँगा, उसको डिज़ाइन करूँगा, लिखूँगा कि भाई मैंने ये करना है और क्यों करना है, उसका रीज़न भी मेरे पास होना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग हम करेंगे। ठीक है, अब मान लो मैं एक शेड्यूल को फॉलो करते रहा हूँ, एक टाइम आ रहा है मेरे को रिजल्ट आने बंद हो गए, क्यों, क्योंकि हम प्रोग्रेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो प्रोग्रेशन को समझेंगे। तो कुल मिलाए कहने का मतलब ये है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, उसको प्रोग्रेशन कैसे देना है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर मैं सिंपल रेजिस्टेंस, तो इसके अंदर आप समझो, आप इसके अंदर अपना स्ट्रेंथ पे भी काम करोगे। ठीक है, अपनी एंडोरेंस पे भी काम करोगे। एंडोरेंस क्या होती है समझाऊंगा आगे जाके। अपना स्टैमिना पे भी वर्क करोगे, एंडोरेंस को स्टैमिना समझ लो। ठीक है, और अपनी कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस पे भी काम करो, कार्डियोवैस्कुलर। ठीक है, अपने मतलब बेसिकली अब जो हार्ट है उसको कैसे फंक्शन कराना है, ठीक है, उसको और बेहतर कैसे करना है, क्योंकि आपका हार्ट का काम क्या है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आप कब अपने बेहतर कर सकते हो, जब आप रेजिस्टेंस दोगे अपनी बॉडी को। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको समझानी है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि अपनी बॉडी को ट्रेन करना, ठीक है ना, किसी भी चीज़ के थ्रू, किसी भी रेजिस्टेंस को ऐड करके बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर मैं अपने पैरों के अंदर कुछ वेट मान लूँगा तो मैं भागूँ, वो भी रेजिस्टेंस है, वो मेरी रुकावट कर रही है मूवमेंट करने में। चलो एक चीज़ ये समझ में आ गई। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है इसलिए मैं आपको भी शेयर कर रहा हूँ। आप जो भी रेजिस्टेंस ऐड करते हो, ठीक है, अपनी मूवमेंट के अंदर, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस हमेशा आपकी ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करना चाहिए। मतलब अब उसकी देखो, अगर मान के चलो मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ तो मैंने वेट अपने पीछे ऊपर रखा है, तो जब मैं नीचे बैठता हूँ तो वेट मेरे अगेंस्ट द ग्रेविटी साथ में जाता है, तो उस मूवमेंट को मैं कंट्रोल करके वो नीचे जाता हूँ। ठीक है, लेकिन जब मैं ऊपर उठता हूँ तो ग्रेविटी तो वेट को नीचे खींच रही है ना, लेकिन मैं वेट को ऊपर पुश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, जब आपका मान लो मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना के यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, चलो आपको आई थिंक यहाँ दिख जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करूँगा, जूम भी कर दूँगा ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, तो मान लो ये है मेरी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, ये मान लो मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, मैंने ऊपर रखा है वेट, नीचे मुझे खींच रही है ग्रेविटी। ठीक है, ऊपर क्या है, वेट। तो जब मैं ऊपर वाले फेज़ में जा रहा हूँ तो वेट तो ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटी मुझे नीचे पुश कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो 180 डिग्री का एंगल है ऑलमोस्ट आपकी मूवमेंट और आपके वेट के बीच में। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करते हो, रेजिस्टेंस को मूव करते हो, तब आपकी मसल अच्छे से ट्रेन होती है। इतनी बात समझ में आ गई, बस इतनी चीज़ समझानी थी आपको। अब आगे देखो, अब आपने क्या देखना है, देखो इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट, तो यहाँ पे मैंने लिखा है जो मूवमेंट है वो आपकी होती है मस्कुलर सिस्टम की वजह से, मतलब कि मसल्स के वजह से। जब मसल रिलैक्स होती है और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो आप क्या प्रोड्यूस कर पाते हो, फोर्स। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे देखो, क्योंकि ऐसा क्यों है। चलो आपने सोचा, आपने मुझसे पूछा सर ठीक है मसल ऐसा कर, आपने कहा मसल ऐसा करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, फोर्स प्रोड्यूस होती है, बट ऐसा मसल क्यों करती है, क्योंकि मसल ना मेटाबॉलिकली एक्टिव है। नहीं समझ में आया, समझाता हूँ। देखो आपकी पूरी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है ना, तो उस केमिकल रिएक्शन को हमने एक वर्ड दे दिया मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और जो भी ऑर्गन आपका फंक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर, तो वो सब लिविंग है, ठीक है, वो लिविंग सेल्स हैं सब, ठीक है, मतलब कि उनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो मसल भी एक लिविंग सेल है, मतलब कि मसल भी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, उसे जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। और मसल आपकी हाईली रेस्पॉन्सिव भी है, तो इसलिए आप ये सारे फंक्शन कर पाते हो। तो मैंने लिख रखा है जो आपकी मसल है वो हाईली रेस्पॉन्सिव है, किसके, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के स्टिमुलस के। तो आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से जो स्टिमुलस मिल रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा हाईली रेस्पॉन्सिव है। आप जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ाओगे, क्या प्रोग्रेसिवली बढ़ाओगे, तो आपका जो
आपकी जो मसल्स की जो रेस्पॉन्स करने की जो लिमिट है वो भी बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी उस हिसाब से ढलने लगेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आगे देखो, मैंने लिख रखा है विद प्रॉपर एक्सरसाइज मसल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड लार्जर। लिखो ये लिखा, विद प्रॉपर एक्सरसाइज मसल क्या होगी आपकी, स्ट्रॉन्गर भी होगी और लार्जर भी होगी। तो अब स्ट्रॉन्गर और लार्जर का मतलब क्या है पहले से समझो। देखो मसल है, ठीक है, मसल स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या है कि आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाओगे, ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर होगी। और लार्जर का मतलब क्या है, आपके मसल का साइज़ बढ़ना। तो एक चीज़ को समझना, जब मसल के साइज़ की हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम साइंटिफिक लैंग्वेज उस टर्म को बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। मतलब कि हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है, मसल का साइज़ बढ़ना। ठीक है, हाइपरट्रॉफी होना। तो हाइपरट्रॉफी जो है ना, ये अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत सी फीमेल्स जो हम क्लासेस देख रही हैं मेरी, उनको बड़ा डाउट रहता होगा कि अगर हम वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करेंगे तो हमारी जो फिज़िक है वो बॉडी बिल्डर जैसी हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे, नो डाउट आपकी बॉडी स्ट्रेंथ गेन करेगी और थोड़ा साइज़ भी गेन करेगी। बट यहाँ पे एक चीज़ समझना, मैंने बोला थोड़ा इन द सेंस कि जितना आपकी फीमेल बॉडी जिस हिसाब से बनी होती है उस हिसाब से उतना साइज़ गेन करेगी। क्योंकि मेल के कंपेयर में फीमेल की बॉडी डिफरेंट है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं। और जो आपका एनाबॉलिक या एंड्रोजेनिक हार्मोन है वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि मेल के अंदर ज़्यादा होता है, फीमेल के अंदर बहुत कम होता है बट बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या है कि आप जितनी भी वेट ट्रेनिंग करो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बट आपका जो साइज़ है वो एक लिमिट में ही बढ़ेगा। आपकी स्ट्रेंथ भी एक लिमिट में ही बढ़ेगी मेल के कंपेयर में। ठीक है, तो इसका मतलब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो उससे आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं है। और एडवांटेज तो इतने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है, खासकर फीमेल्स में आफ्टर 30 बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लगती है, तो वो बरकरार रहती है बल्कि बढ़ती है, आपकी बोन और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आप आगे देखो। देखो विदाउट, अच्छा ठीक है, ये तो वेट ट्रेनिंग अगर हम करेंगे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हम करेंगे तो ये होगा। वेट ट्रेनिंग मतलब है वेट से एक्सरसाइज करना, रेजिस्टेंस मतलब कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है वो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर विदाउट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग तो क्या होगा, विदाउट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपकी मसल स्मॉल हो जाएगी और वीकर हो जाएगी। चलो इसका मतलब भी समझा देता हूँ। मुझे एक चीज़ बताओ, आप में से बहुत से लोग जिम जा रहे होंगे या जाते होंगे या बहुत टाइम से छोड़ रखा होगा, तो आपके जो दोस्त होते हैं, कुछ गंवार दोस्त सबके पास होते हैं और कुछ गंवार लोग भी होते हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई ये जिम जाता था, अब इसने जिम जाना छोड़ दिया तो ये कमज़ोर हो गया क्योंकि पहले डब्बे खाता था। तो मतलब उन्होंने उस चीज़ का एक लॉजिक दे दिया, भाई इसने इसकी वजह से एक ये ऐसा हुआ है, बट ऐसा नहीं होता। देखो वो चीज़ अलग है, बट इस चीज़ से समझो, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, जब आप जिम जाना शुरू करते हो, जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, तो आपकी बॉडी उस स्टिमुलस को अडेप्ट करने की कोशिश करती है, तो उस हिसाब से अपने आप को बनाती है। लेकिन जब आप उस बॉडी पे स्टिमुलस डालना बंद कर देते हो तो आपकी मसल उसके हिसाब तो क्या करती है, वो जो आपने मसल जो गेन करी है, ठीक है, जो आपने स्ट्रेंथ गेन करी उसको दोबारा लूज़ करने लगती है, क्योंकि बॉडी के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बॉडी के लिए वो तो एक समझ सकते हैं एक तरीके से एक्स्ट्रा स्ट्रेस है। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है बॉडी को उसको मेंटेन रखने के लिए, तो बॉडी क्या करती है, उसको लूज़ करने लगती है। लेकिन जब आप वेट ट्रेनिंग करते रहते हो तो वो आपका बरकरार रहता है। रीज़न क्यों, रीज़न इसलिए क्योंकि आप उसको स्टिमुलस दे रहे हो। आया समझ में? ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ। चलो, जब आप वेट ट्रेनिंग दोबारा करना शुरू करते हो, मतलब आपने एक अच्छा साइज़ मसल गेन कर लिया, फिर वो गिर गया, फिर जब दोबारा शुरू करोगे आपको उतना ही टाइम लगेगा दोबारा, ऐसा नहीं है। आप बहुत कम टाइम के अंदर उस मसल को दोबारा गेन कर सकते हो, स्ट्रेंथ को दोबारा गेन कर सकते हो। इस फिनोमिना को बोलते हैं आपका मसल मेमोरी। तो जो मसल मेमोरी है वो आपका हेल्प करती है इसको दोबारा गेन करने में। इसके बारे में बाद में कभी अच्छे से बताऊंगा, बट अभी इतना समझ लो। चलो इतनी बात भी समझ में आ गई। अच्छा आपने क्या कहा, हमने ये बात कही कि भाई जब मसल का साइज़ बढ़ेगा उस वर्ड को बोलेंगे, उस टर्म को बोलेंगे हम हाइपरट्रॉफी, कि भाई हाइपरट्रॉफी हो रही है मसल की। लेकिन जब साइज़ गिरेगा, जब साइज़ स्मॉल होगा तो क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे एट्रॉफी। आगे भी मैंने समझा रखा है बट अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बोलेंगे, एट्रॉफी। तो मसल का साइज़ गेन होना हाइपरट्रॉफी और लूज़ होना एट्रॉफी। ठीक है, चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, हम जिम जाना शुरू करते हैं तो हमारे प्राइमरी बेनिफिट्स हमें क्या दिखाई देते हैं, सोचो। तो हमारे जो प्राइमरी बेनिफिट्स जो हमें दिखाई देते हैं, सबसे पहले हमें दिखाई देता है भाई मसल फाइबर साइज़ बढ़ता है। ठीक है, क्या बढ़ता है, मसल फाइबर साइज़ बढ़ता है। इसी तरीके से मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है, मतलब मसल और ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसका मतलब मसल की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। ठीक है, तो मसल फाइबर का साइज़ बढ़ता है। अब यहाँ पे वर्ड आ गया मसल फाइबर। फाइबर का मतलब क्या, देखो आपकी जो मसल है ना वो छोटे 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 धागों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो वो एक पूरा बंडल बनाता है, उस पूरे बंडल को मसल बोल देते हैं। तो वो जब साइज़ बढ़ता है ना तो उन धागों का साइज़ बढ़ता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो मसल फाइबर का साइज़ बढ़ता है। ठीक है, तब आपकी मसल क्या दिखती है, बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, मसल फाइबर जो है उनका साइज़ बढ़ेगा, उनका नंबर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। हाइपरट्रॉफी जब होती है तो मसल फाइबर का साइज़ बढ़ता है, नंबर नहीं बढ़ता। मतलब अगर आपके जितने मसल फाइबर हैं उतने ही मसल फाइबर रहेंगे, उनका नंबर नहीं बढ़ता नेचुरली। ठीक है,
चलो आगे देखो, ये तो हो गया प्राइमरी। भाई प्राइमरी आउटकम क्या देखा आपने, भाई मसल फाइबर का साइज बढ़ेगा, मसल कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हम सब देखते हैं जब हम जिम जाते हैं तो हमारी सब साइज हम देखते हैं एक दो हफ्ते बाद कि हमारा थोड़ा सा मसल बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, हमारे अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ आ चुकी है। ये प्राइमरी आउटकम्स है। जो सेकेंडरी है वो क्या है, सेकेंडरी है कि आपका टेंडन टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है। टेंडन बेसिकली ऐसे समझ लो एक तरीके से एक आपका बॉडी का पार्ट होता है जो आपके मसल से मसल को कनेक्ट करता है, आपके मसल को कनेक्ट करता है आपके जॉइंट से, ठीक है। तो जो टेंडन है, टेंडन बेसिकली एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जैसे हमारे एक पैर का टेंडन, हमारे एंकल का जो हमारा फुट का टेंडन होता है एक्लिस टेंडन, जब हम जंप करते हैं या हमारे बॉडी पे शॉक आता है तो वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी जो ये कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से आपका जो लिगामेंट्स हैं उनकी भी क्या बढ़ जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अभी भाई हमने इतना समझ लिया कि ये सब होता है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया कि हमने ये सब समझ लिया। अब आ जाता है कुछ साइंटिफिक टर्म्स की तरफ, ठीक है, जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सबसे पहले समझो फिजिकल कैपेसिटी का मतलब क्या है। देखो मैंने यहाँ भी लिख रखा है फिजिकल कैपेसिटी। अब फिजिकल कैपेसिटी का मतलब सिंपल सा ये है कि किसी भी काम करने की एबिलिटी आपकी, या एक्सरसाइज करनी, कोई भी काम में कोई एक्सरसाइज करने की एबिलिटी को उसको फिजिकल कैपेसिटी बोलते हैं। तो जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करते हैं, जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो हमारी फिजिकल कैपेसिटी धीरे 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 बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये हो गई फिजिकल कैपेसिटी की बात। अब फिजिकल कैपेसिटी को और अच्छे से डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से। एक तो मसल स्ट्रेंथ और एक मसल एंडोरेंस। अब ये दो टर्म समझ लो। देखो मसल स्ट्रेंथ का है क्या मतलब, किसी हैवी वेट को एक बार लिफ्ट करना, ठीक है, ये कर पाना, उसे बोलते हैं मसल स्ट्रेंथ। जैसे हम जिम के अंदर अपना 1 RM चेक करते हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं पता होगा 1 rep मैक्स चेक करना कि भाई हम एक बार में कितना वेट उठा सकते हैं किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, तो उसे बोलते हैं मसल स्ट्रेंथ। और इसी तरीके से किसी लाइट वेट से ज़्यादा रेपिटेशन करना, उसे बोलते हैं मसल एंडोरेंस। तो आया समझ में। तो मसल स्ट्रेंथ और मसल एंडोरेंस में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो स्प्रिंटर होते हैं उनकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तभी वो बहुत तेज़ भाग पाते हैं। लेकिन जो आपके मैराथन रनर होते हैं उनकी मसल एंडोरेंस अच्छी होती है, इसलिए वो लॉन्ग रन तक भाग पाते हैं। तो ये रीज़न है, ठीक है। और हमेशा एक चीज़ आप देखना, जिन लोगों की मसल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उनका थोड़ा साइज़ भी अच्छा होता है, ठीक है। और जिन लोगों की मसल एंडोरेंस ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हमेशा लीनर दिखाई देते हैं, ठीक है। बट इसके पीछे और भी फैक्टर्स हैं, बट मैंने जो जनरली देखा है कि आप अगर स्प्रिंटर में और मैराथन रनर में नोटिस करो तो स्प्रिंटर्स होते हैं उनके लेग्स का साइज़ ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, और जो मैराथन रनर होता है वो पतले पतले से दिखाई देते हैं उनके लेग्स, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है उनके ट्रेनिंग के ऊपर। तो वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हैं स्पेसिफिक गेम के लिए। समझाऊँ मतलब कैसे, देखो मान लो आपको स्विमिंग करनी है, ठीक है। तो स्विमिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो आपको वेट हल्का होना चाहिए, दूसरा आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने की, मतलब आपकी मसल एंडोरेंस ज़्यादा होती है। लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा, हैवी वेट्स करवा रहा हूँ, ठीक है। ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करा रहा जो आपके गोल के हिसाब से सही हो। तो इसका मतलब हमारी जो ये नॉलेज है ना, एक्सरसाइज साइंस जो है हमारे पीछे की, ये स्पेसिफिक गोल्स पे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर मुझे किसी को बंदे को मैराथन दौड़ानी तो उसको मैराथन के हिसाब से ट्रेन करूँगा और कर पाऊँगा जब मुझे नॉलेज होगी। किसी बंदे को मुझे क्रिकेट अच्छा कराना है, अगर क्रिकेटर है तो मुझे उस हिसाब से नॉलेज होनी चाहिए जब मैं उसके गेम को बेटर करा पाऊँ, ठीक है। इसी वजह से आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है। और बाकी जो दो चैप्टर हमारे हो चुके हैं, ठीक है, उसको ज़रूर पढ़ लें जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है। अब आगे देखो, तो भाई दो चीज़ हमें क्लियर हो गई, एक तो मसल स्ट्रेंथ और मसल एंडोरेंस, ठीक है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने एट्रोफी भी आपको समझा दी है। एट्रोफी का मतलब देखो मैंने फिर बताया जब आपका मसल का साइज़ गिरता है। अच्छा आपको एक चीज़ बताता हूँ, मान लो आपने दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर हम जो लोग वर्कआउट नहीं करते, ठीक है, बट उनके पास अच्छा मसल मास होता है, या जिन लोगों का अच्छा मसल मास है भी नहीं, तो क्या होगा, क्या उनका जल्दी अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उनकी मसल बहुत तेज़ी से गिरेगी। तो होता क्या है जनरली, जब जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है, तो उनका 10 साल के अंदर 2 से 2.5 kg मसल लूज़ होने लगता है। अब आप सोचोगे यार 2 से 2.5 किलो कितना बड़ा नंबर, छोटा सा नंबर है, बट ऐसा नहीं है। 10 साल के अंदर 2 से 2.5 kg लॉस जब होता है ना, तो वो मसल एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो पार्ट में से हमारी बॉडी का, और जब वो लूज़ होता है तो आपकी बॉडी स्ट्रेंथ लूज़ करती है, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और बीमारियों में घिरने लगती है। और ये 2.5 kg नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ स्क्रीन पर, देखो ध्यान से। यहाँ पर एक फ़ीमेल है, ठीक है, इसकी एज है 30 साल। अब ये जो फीमेल है इसने ना तो कोई वेट ट्रेनिंग करती, मतलब इसका कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, ना ये कभी फिजिकल एक्टिविटी करती है। तो इसका जो अभी जो वेट है वो 50 kg है,
ठीक है। और इसका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो है 20%। तो 50 का 20% निकलता है 10 kg। तो उसकी बॉडी फैट के अंदर जो फैट है वो 10 kg, और जो बाकी बचा 40 किलो वो है इसका लीन बॉडी मास। अब लीन बॉडी मास का मतलब क्या होता है, जो फैट को छोड़कर जितनी भी चीज़ें होती है बॉडी के अंदर वो सब लीन बॉडी मास में गिनी जाती है, इंक्लूडिंग स्किन, ठीक है, जो भी वेट होगा। तो अब इसने क्या करा, इसने आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है, इसकी एज हो चुकी है 50 साल, ठीक है, इसने कोई वर्कआउट नहीं किया। तो आपने क्या देखा, इसकी बॉडी कंपोजिशन में डिफरेंस आपको दिखाई देगा कि इसने 10-20 साल के अंदर इसने लगभग 4.5 kg मसल लूज़ कर दी। अगर हम इसको पर ईयर के हिसाब से देखें तो 0.5 lbs, तो एक हाफ lbs ये एक साल के अंदर कर रही है। तो 20 साल के अंदर इसने पूरे 10 lbs मसल लूज़ कर दी, जो कि 10 lbs आपके 4.5 kg के बराबर होता है, ठीक है। अब इसकी जो बॉडी कंपोजिशन आई है वो आप देखो ध्यान से, तो उसका जो फैट मास है वो 14.5 kg हो चुका है, जो कि 4-4.5 किलो बढ़ चुका है। वेट इसका भी उतना ही है 50 किलो, लेकिन इसका जो लीन बॉडी मास है वो घट चुका है 4.5 किलो। तो इसी वजह से इसी वजह से कहा जाता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। अब मसल की इंपॉर्टेंस आपकी बॉडी में इतनी है कि मैं आपको अभी नहीं बता सकता, इसके बारे में मैं अच्छे से बाद में कभी बताऊंगा, बट अभी इतना समझ लो कि जब आप वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आप आराम से 2 से 2.5 kg मसल हर एक हर एक 10 साल के अंदर ख़त्म कर दोगे, ठीक है। मतलब ख़त्म हो जाएगी बॉडी से अपने आप ही, एट्रोफी में चली जाएगी मसल, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने मुझसे पूछा चलो सर इतनी बात आपने बता दी, अब ये तो बता दो कि अगर हम वेट ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो क्या होगा, तो हम कितनी मसल गेन कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एक जनरल पॉपुलेशन में जो हमने देखा, जो स्टडीज़ हुई जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से जो देखा गया है, अगर आप वेट ट्रेनिंग शुरू करते हो, ठीक है, तो शुरू के 2 से 3 महीने के अंदर, कितने 2 से 3 महीने के अंदर आप आराम से 2 से 2.5 kg मसल गेन कर सकते हो। मतलब कि जितना आप 10 साल में लूज़ कर रहे हो उतना ही आप 3 महीने के अंदर ही गेन कर सकते हो, 2 से 2.5 kg। जब आप अगर आपने कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोई वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कभी नहीं करी, तो अगर आप करना शुरू करते हो तो 2 से 2.5 kg मसल आप गेन कर सकते हो सिर्फ 3 महीने के अंदर, जो कि आपका अगर आप ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट आपका हो गया 2 से 2.5 kg का, मतलब 5 से 6 पाउंड तक आप मसल गेन कर सकते हो। यहाँ पे एक जेनेटिक फैक्टर भी आता है, अगर आपकी जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप इससे ज़्यादा भी गेन कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ देख के। अच्छा एक चीज़ और, ये तो इतनी बात हो गई, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क दिखेगा, आपको स्ट्रेंथ में ये फ़र्क दिखेगा कि जो आपकी स्ट्रेंथ है ना वो 40 से 60% तक बढ़ जाएगी, ठीक है। जब आपने वेट ट्रेनिंग करना शुरू करी थी तब से लेके और तब उस दिन से लेके और उसके जब 3 महीने बाद तक आपकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो 40 से 60% बढ़ सकती है। तो इसका मतलब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हाईली रिस्पॉन्सिव होती है आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के, खासकर आपकी मसल एक हाईली रिस्पॉन्सिव पार्ट है आपकी बॉडी का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो भाई ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलने वाली इस चैप्टर के अंदर। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ों को समझें। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन मुझसे कर सकते हो। बहुत से लोग इंस्टाग्राम के थ्रू यूट्यूब पे और बहुत से लोग यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे जाते हैं, ठीक है। तब कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। कोशिश ये करना कि यूट्यूब पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी इन फ्यूचर अगर मैं ऑनलाइन बैच शुरू करता हूँ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। बट अभी तो मैं यही कहूँगा कि जब अभी आपको सिर्फ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस उस पर ध्यान दो, ठीक है। जब ज़रूरत लगेगी तब देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।